to my respected sir, Dr. Nilesh Gandhare sir, and all the faculty members from Nabira Mahavidyalaya, and all participants. And initially, let me extremely sorry for the inconvenience because of some schedule, just on time schedule. So I wanted to go to Delhi, and again because of some health issue also I could not take extra days class. So extremely sorry for that. And now I hope let us proceed. आणि सगळ्यात पहिले तर सबसे पहले तो कुछ चीज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ. कुछ मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कुछ ट्रिक्स के साथ, तो कितने लोगों ने करके देखा हो? क्वेश्चन पेपर वाला जो असाइनमेंट बताया था मैंने कि लेट्स टेक अ क्वेश्चन पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व इट. तो हाउ मेनी हैव डन दैट? कितने जणांनी केला आहे? सो लेट्स राइट इन अ चैट और यू कैन जस्ट अनम्यूट. Nobody has done? I'm not getting any responses from the participants. Yeah, I got the first response. Very good. Yeah, Disha, very good. Again, how's your opinion about that solving the question paper? Yeah, great. Yes, 3 question papers. So Disha, can you unmute and share your experience for the first paper, followed by the second paper, and then third paper? Yes, please. सर पहले में 15 से 17 क्वेश्चन होते थे. हाँ. और फिर 20 से 25 तक गए. ओके, थर्ड पेपर में. हाँ. और कुछ लग रहा था कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन पेपर्स में? हाँ सर, वो कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चन थे, उनमें भी कुछ सिमिलैरिटी दिखी थी. उसमें सिमिलैरिटी दिखी थी. और सेकंड थिंग जो मैंने बताया था आपको कि जो भी ऑप्शन है उसके क्वेश्चंस बनाना, तो आपने वो भी करके देखा है? नो सर. नहीं, साइमल्टेनियसली अगर आप वो भी करते थे ना, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर सपोज कोई एक आधा बुक है, बुक का ऑथर पूछते हैं, तो आंसर रहेगा आपका वन फ्रॉम ऑल 4 ना. तो रिमेनिंग 3 जो भी ऑथर है उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, तो ये सब चीजें अगर अपन ऐसे, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अगर इस तरीके के अपन अगर करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, तो बहुत इजी हो जाएगा. मैथमेटिक्स में तो वो ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन बनाना इज नॉट अ गुड टास्क, बट जैसे जहाँ कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, जहाँ पे मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस है, तो वहां पे आपको देन अगेन कम्युनिकेशन आईसीटी के ऊपर क्वेश्चंस है, तो वहां पे ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम करेगी. इवन दो रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो अगर आप सही में एक ही क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करके कल तक मुझे बताओगे कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, मतलब आपके, मैंने बताया कि 50 में से 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 40 या 35, जिसके चारों के चारों ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना है. तो इन दैट वे 35 इंटू 140 क्वेश्चन आपके पास बनने चाहिए. बनेंगे? करोगे कल तक? यस सर. अगर आप सही में, मैं आपको एश्योर करता हूँ एवरीबॉडी, मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे पता है जिनको सही में नेट सेट करना है. और ये मत सोचिए कि मैं अगला अटेम्प्ट देख के देख रहा हूँ. फॉरगेट इट. अगर ऐसा करोगे ना, कोई पास नहीं होगा. मैं आपको मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि मैं तो आई एम बेसिकली फिजिसिस्ट, है ना, यू मे बी नोइंग. मैं फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट इन फिजिक्स हूँ, फैकल्टी इन फिजिक्स हूँ. बट मैंने, जब मुझे लगा था कि मेरे पास मैनेजमेंट की भी डिग्री है और उसमें मुझे नेट लिखना था, तो मैंने पहले ही नेट का जो रिटर्न नेट मैंने क्वालिफाई किया था 2011 में. तो आई डिड द सेम थिंग. मैंने सिर्फ उसके लिए 15 दिन, ऑलमोस्ट 15 दिन सोचिए, या तो महीना भर, नॉट मोर देन दैट. तो वो 15 डेज से लेके 1 मंथ सिर्फ एक ही काम किया कि इंटरनेट पे वो क्वेश्चंस को मैं कॉपी पेस्ट करता था, एंड देन आई ट्राइड टू फाइंड आउट द मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस. जैसे अगर सपोज एक आधा ऑथर है, उसने एक बुक लिखा है, तो उसके और कौन से बुक्स है, तो मैं वो नोटिंग करते करते जाता था. एंड देन मतलब आई गॉट इनफ, मुझे जितना रिक्वायर्ड था तो उतना नॉलेज भी ये हो गया था, गेन हो गया था. एंड देन आई कुड एबल टू राइट माय पेपर आल्सो, एंड इवेंचुअली आई हैव क्वालिफाइड द 2011 the first NET which was in written mode. And then after that the NET was in like a MCQ pattern. So in MCQ pattern, so then because of that it was not possible.
कि मतलब उसके बाद तो जैसे जितने भी नेट मैंने लिखे थे, फिर तो एवरी नेट आई हैव क्वालिफाइड, लाइक 8-9 जितने भी नेट्स थे। कुछ मैनेजमेंट में क्वालिफाई किए, देन आई हैव क्वालिफाइड इन सोशल वर्क आल्सो, सेट इन सोशल वर्क, जिसमें मैं बताया कि इतना ही मिनिमम पढ़ाई करके मैं आई कुड एबल टू क्वालिफाई। तो अगर आप सब लोग ये सब करोगे ना टेक्निक्स, और ये अगर टैक्ट यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू। अदरवाइज अगर सपोज रूटीन तरीके से जाएंगे, बड़े बड़े बुक्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट है। मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये ऐसा अगर करते जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। So, friends, I hope you can follow the techniques which I have shared with you. Please, Anil Mahajan, please. Okay, so friends, let us proceed. अभी आपके लिए ये सब मैंने थोड़ा सा बताया है कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. So let us proceed, and by today I will finish the chapter number 1. So chapter number 1, क्या हो गया अभी? Why it's like that? Just okay. Please unmute. Yeah. So friends, in chapter number 1, as we know, why this means the paper already I have shared, okay, why this paper is important and how you can crack your examinations and all. So now let me tell you some of the techniques. तो एक थोड़ा सा टेक्निक्स बता के मैं आगे बढ़ता हूँ कि एक तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसके ऊपर अपन ने सारी अभी बातें की अब तक. देन अगेन आफ्टर दैट यू कैन डेवलप द टेक्निक्स, है ना, डेवलप ट्रिक्स और द टेक्निक्स टू रिमेम्बर द सीक्वेंस और द क्रोनोलॉजी. तो ये कैसे करते हैं ना, मैं आपको एक थोड़ा सा एक सिंपल चीज बताता हूँ कि कहाँ से आती है ये. जैसे अगर कोई मैनेजमेंट का यहाँ पे स्टूडेंट हो, तो देयर इज वन प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट वी कॉल्ड एज अ पोस्ट कॉप, है ना. तो ये बहुत एकदम ही मतलब क्या होता है कि नोन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का. एंड हियर देयर इज अ मीनिंग फॉर एवरी वर्ड. पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. तो ये तो अपने को पता है कि पोस्ट कॉप ये सबको इन्होंने मतलब हाउ दे मेड इट इन अ शॉर्ट वर्ड. बट अगर अपने पास ऐसे कुछ वर्ड्स है या अगर कुछ थेरीज है जिसके 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको याद रखना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. जैसे ना मेरी एक हमेशा मैं कोई भी सेशन में टेक्निक बताता था, ये पेरूचा मोपा. आपको लगेगा कि ये क्या है ना. बहुत सारे आई थिंक यहाँ पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, तो आप लोग जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते होंगे, हई लेबे बकर हये लिबे बकन ओफने नाम अगल सी पसकलर कका सकती वक्रमन फेकोनी, है ना. तो सबको इसी तरीके से आई होप कि पीरियोडिक टेबल याद करते हैं अपन. तो ऐसे ही आप एक्सक्यूज मी, आप ऐसे ही टेक्निक इसके लिए यूज करिए कि आपके जहां बड़े थेरीज है, तो उसको आप उसका सीक्वेंस या उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं. तो ये जो मैंने एक छोटा सा एक वर्ड डेवलप किया था, तो ये वर्ड क्या था कि मैं घर से हमेशा निकलते समय कुछ ना कुछ भूलता था. तो फिर वो सब चीजें मैंने याद करने के लिए एक थोड़ा टेक्निक बना लिया था. एनीवन कैन टेल मी व्हाट यू थिंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ड. क्या लग रहा है आपको इस वर्ड से? कुछ अजीब सा वर्ड लग रहा है ना. यस और नो? यस. anyone can unmute or you can write in a chat. पेन, रुमाल, चाबी, मोबाइल, यस, पॉकेट, है ना. तो ये पेन बोले तो अभी तो पेन आउटडेटेड हो गया, तो यू कैन यूज लाइक अ पेन ड्राइव, है ना. तो रुमाल तो चाहिए, चाबी चाहिए, मोबाइल चाहिए, है ना. तो इन दैट वे यू कैन थिंक पॉकेट भी चाहिए. तो आप इस तरीके से कुछ चीजों को याद रखिए. या तो जैसे मैं मैनेजमेंट में जब पढ़ाई करता था, IRMBA मैंने बनाया था कि दीज आर द स्टेजेस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. तो मुझे कभी याद ही नहीं रहती थी, बट उसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे, तो आई मेड इट. So likewise, you can prepare some short tricks and you can just prepare, you can proceed. जैसे ना एक मैं हमेशा कोई जब मोटिवेशनल टॉक रहता है, तो मैं एक वर्ड के ऊपर हमेशा बात करता हूँ, लाइफ सेवर्स लेसन. तो शायद अगर कोई लास्ट टाइम या कभी मेरे पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उनको पता होगा. तो ये सेवर्स जैसा वर्ड है ना, कितना अच्छा लगता है कि सेवर्स, तो क्या होना चाहिए, लाइफ सेवर्स लेसन. आई टुक फ्रॉम सम बुक बेसिकली. तो एस इज साइलेंस, ए इज अफर्मेशन, V is visualization, E is exercise, R is reading,
एंड एस इज स्क्राइबिंग. स्क्राइबिंग का मतलब होता है राइटिंग. तो इन दैट वे यू कैन प्रिपेयर सम वर्ड्स एंड यू कैन रिमेंबर फॉर क्वालिफाइंग योर एग्जाम. तो ये अनदर टेक्निक्स है. देन इसके अलावा मैंने एक टेक्निक बताया था आपको, एनालाइज 4 ऑप्शंस थरोली. तो चारों भी ऑप्शंस को थरोली एनालाइज करो. एक तो आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक आंसर है, बट 3 जो भी ऑप्शन है उसके क्वेश्चन आप खुद बनाइए. या इसके अलावा भी आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी नोटिंग्स लिखना है आप वो क्वेश्चन पेपर पे ही लिखिए. क्वेश्चन पेपर पे लिखिए या एडिशनल शीट आप लगा दीजिए उसको अगर जगह नहीं है तो, कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, या जो भी वॉट एवर द वे यू कैन फॉलो, बट यू डू इट. देन मैंने बताया था कि सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके, जैसा अभी एक मैम ने बताया कि हाउ शी हैज सॉल्व्ड एंड शी कुड एबल टू स्कोर मोर. तो अगर मैं बताता हूँ ना आपको, अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना तो डैम श्योर आपकी एक्सक्यूज एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाओगे. So friends, that is why you can follow this technique. And again, this prepare at least 70% syllabus from the standard reference books. तो वो तो अपन करते ही है हमेशा, क्योंकि ये तो some techniques के साथ मैं तो बताता हूँ hard work always matters. उसके बिना तो अपन कोई qualify नहीं कर पाएंगे. But you can follow these techniques along with your 70% at least syllabus. Then let us proceed कि ये सब टॉपिक के ऊपर तो अपन बात करेंगे. एंड टुडे विल फिनिश अबाउट दिस टीचिंग एप्टीट्यूड. एंड ऑलरेडी आई थिंक सुप्रिया मैम हैज फिनिश्ड द रिसर्च एप्टीट्यूड, सो दैट आई विल स्किप. And the remaining chapters I will just continue for next 5-6 days. So in that way I will finish entire syllabus. So already you can see here. So now let us discuss about the chapter number 1. तो उस दिन भी कुछ बातें कर लिया था अपन ने, जैसे टीचिंग है तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, फ्रॉम वेयर इट कम्स, हिस्टोरिकल ओरिजिन्स क्या है टीचिंग की, है ना. टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. टीचिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है टू ट्रांसफर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, और है ना, मतलब सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है. बट मैंने उस दिन कुछ आपके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज भी बात किया था, कैश या के. तो नॉट ओनली द नॉलेज, नाउअडेज टीचिंग इज मोर देन द नॉलेज, एंड द रोल ऑफ टीचर इज अगेन मोर देन द व्हाट वी हैव सीन. अपन ने अपने जमाने में टीचर देखा कि आए हैं पढ़ा रहे हैं, एंड अगेन मतलब दो सिलेबस दे वर मोर रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द सिलेबस. बट आज ये नहीं चलेगा, बिकॉज द डिमांड इज दैट आज एवरीवेयर. सो वी आर थिंकिंग अबाउट इनकलकेटिंग द वैल्यूज इनकलकेट करना है, हैबिट्स इनकलकेट करना है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. एंड दैट इज व्हाई दैट डे आल्सो आई हैव शेयर्ड विद यू, इफ यू रिमेंबर. So the like a important role of teacher is nowadays it's a facilitator. So always you remember this word, like a facilitator. Don't forget this word. This is the best role of the teacher. You can see like facilitator. Okay, so this is the best role. And again now let me tell you, there are so many techniques in teaching nowadays used by various like a teachers or various organizations. So and again on the out of all techniques you can follow whatever you feel the best, but while writing the answer you have to write the ideal answer, always I am telling you. So now let me discuss this. These are the levels of teaching, where as we know there is a memory level, so we are not talking too much on that, है ना. So memory level is common. After that we see about the understanding of any of the subject. And now if there is a memory level, then we know which method we do follow to have the memory. Will it be the lecture or the demonstration or the brainstorming? So can you give the answer? If you want to achieve the memory level, which method of teaching you will follow? कौन सी method follow करोगे आप? Lecture method, brainstorming, then the third one demonstration, fourth one experimentation. Which one? Yes, you can write in the chat. फटाफट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो तो मुझे भी मजा आएगी. Already I am just suffering What from do the you fever. ask, sir? Yes. आपने क्या पूछा समझ में नहीं आया मेरा sir. क्वेश्चन है कि अगर आपको ये जो लेवल ऑफ टीचिंग में से अगर मेमोरी लेवल, आपको सिर्फ मेमोरी लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, तो विच मेथड यू फॉलो? विल यू फॉलो फॉर दैट लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग? Sir, demonstrative. Okay. Excuse me. Again, anything. That is what I want. I want the answers from your side. और सर मैं कुछ टीचिंग एड्स दिखाकर उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी. मैम मैंने है ना सिर्फ देखो ये सबसे पहले लेवल के लिए बात किया है मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अपना क्या होता है ना कि अपन अपने को जो लग रहा है या अपन वी आर थिंकिंग इन हाईएस्ट लेवल,
तो आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन, देखो सबके आंसर वही आ रहे हैं, बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, नाउ जस्ट यू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्या पूछा था मैंने? मेमोरी लेवल। जो अपनी टीचर, यस, सो लव दिस जियांश हैज रिटन, इट्स अ राइट वन। अगर सिर्फ मेमोरी है, तुमको मेमोरी है, मगअप करवाना है, तो व्हाट यू विल फॉलो? तो लेक्चर मेथड। बट अगर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, देन इफ यू वांट टू गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, then you have to think for the remaining methods, like a brainstorming or like a demonstration method or the experimental method. And again, experimental method is, you can see, the highest one, where you require the knowledge as well as the skills. Isko अपन knowledge, skills and attitude which I told you, and that experimental method is always related to the reflective level of the teaching. So in that way we have to think now कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है और वो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे। आई होप यू गॉट इट, what I wanted to say you got it. Yes, अभी now we are getting good answers like lecture method, and then again accordingly, तो आपको मैंने बताया ना, कुछ चीजें अनलर्न करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो भी एग्जाम के लिए just learn how to unlearn some of the things. So friends, in that way, the memory level is a very primary level of the teaching. Then the understanding is the secondary level, and the highest level is the reflective level. And then again, there is a Gardner's theory of multiple intelligence. With the help of that, how do you go ahead? And again, some of the other theories also, that also we will be trying to share. Then again, characteristics and the basic requirements for the teaching. तो characteristics मतलब क्या? एक तो आपको टीचर की characteristics क्या होनी चाहिए, एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी मैटर करती क्या, उसका नॉलेज होना चाहिए क्या, अगर उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए क्या। पप्पा आले तुझे, तू जा आणि प्लीज प्लीज अनम्यूट। तो फ्रेंड्स, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्या, कि अगर एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि उसकी पर्सनालिटी है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज है, तो ये सब चीजें। देन द लर्नर्स की इवन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो मैटर्स। अभी अपन देखते हैं, बहुत जन बात करते हैं कि, है ना, कि टीचर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट अपन देखते हैं कि हाउ मच डिस्पैरिटी इज देयर। अगर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी टीचर है एंड एक परमानेंट टीचर है, तो हाउ मच सैलरी दे आर गेटिंग, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। सो दैट कम्स अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजें मतलब, एंड इवन दो लर्नर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है। अगर लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक देखो कि घर की सोशल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो will he able to learn very effectively? Answer is no. So in that way, that also matters, and these are the basic requirements for the teaching. Then if we talk about learners characteristics, so the again, every types of the learner has different characteristics. Now we know, again, one thing I have shared with you in a very first lecture. क्या share किया था मैंने, कि we are dealing with which kind of the students, students of adolescent or the like a children basically, or the adult learner. Yes, please, chart तो भी at least चालू रखिए. So always you remember, we are going to deal with the HEI, higher education institutions. So if we are dealing with the higher education institutions, then we must remember that कि अगर अपने यहाँ, यस, एडल्ट, अपने यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन में आ रहा है, तो एज वी नो कि अपने यहाँ अगर मतलब 12th होने की एज मिनिमम 18th ईयर है। अभी तो बोल रहे हैं कि एज पर एनईपी कितना एज है, पहले कक्षा में जाने का एज कौन सा कितना दिया है एनईपी ने? 6 years सर। 6 और 7 एनईपी, मैं एनईपी 2020 की बात कर रहा हूँ। 6 years ना? 6 और 7 7 इट्स 7 ईयर। तो मतलब 7th है, तो अगर वो 12th हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 plus 7 is 19 years. मतलब we'll be dealing with the students having the age more than 19. And that is why अभी है ना, एक और एक क्वेश्चन या मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अपन स्टूडेंट्स को है ना, कभी बोलते हैं कि स्टूडेंट वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली, एंड दैट इज व्हाई बेटर टू टेल लाइक, उनको कोई नाम से या उनके सरनेम से ना पुकारते हुए, वी हैव टू कंसिडर देम ओनली द स्टूडेंट्स. दैट इज व्हाट द न्यू काइंड ऑफ द टर्मिनोलॉजी नाउअडेज. So always you remember कि we are dealing with the students like adult learners. We are not going to deal with the adolescent, okay, adolescent or the child, and that is why we have to focus on their characteristics, not on the focus of like a children's one.
and that is why you may be knowing some of the that also I'll be just covering, like andragogy, pedagogy and heterogogy. Have you heard this word? Yeah. पेडागोगी सुना है आप लोगों ने? Yes. जी, शिक्षा शास्त्र. शिक्षा शास्त्र. एंड्रोगोगी? परफेक्टली नहीं पता. Okay, आएगा. Then heterogogy? No sir. Yeah. So now we just let me tell you, our learners or the students will be more focused towards the andragogy and the heterogogy. They are not more focused towards the pedagogy. So इसके बारे में भी बात करेंगे अपन. Then यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जैसे लर्नर्स में एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर. किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद तो भी करिए आप, है ना, अदरवाइज आपको मतलब सारा होस्ट आपके सबके बंद कर देंगे, है ना. खुद ऑन ऑफ करिए, करते जाइए. So friends, so here you can see the characteristics like academic characteristics of the learner, then the social characteristics, emotional characteristics, and the cognitive. Cognitive is related to their knowledge, and again the individual difference. Individual difference also we have to taken in consideration. तो ये सब चीजें अपने लिए बहुत मैटर करेगी. So let us see one by one. And then again factors affecting teaching related to. एक तो सबसे पहले टीचर के क्या फैक्टर्स होंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि उसका नॉलेज मैटर्स लॉट. अगर नॉलेज ही नहीं है और अगर क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो इज दिस पॉसिबल टू टेक अ क्लास इन अ वेरी गुड मैनर? आंसर इज नो. अगर तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है पढ़ाने का, है ना, तो मैं बताता हूँ, अपन देखते हैं, अपन अपने जितने भी टीचर्स देखते हैं पूरे लाइफ में, कुछ टीचर है बोर्ड की तरफ देख के पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो उनको अच्छा लगता है वही कर रहे हैं, तो आर दे गुड टीचर्स? सो द आंसर इज नो. So answer is absolutely no. So in that way, the characteristics of teacher also matters. Then the characteristics of learners also matters. So how they are, so that also we'll see. Then again, the support material for learning, teaching and learning, like a books, then the reference book, textbooks, then again, as we know, the audio visual aids, some of the experimentation and all like that. Then the instructional facilities. So what kind of the facilities we have for good learning? Then learning environment and the institution, as we know. So why we are always talking about IITians or the NITians? Why we are talking about some of the premier institutions? Because they have the appropriate learning environment, and that is why learning environment and the institution matters a lot in the progress of the any of the learners. So that is what, मतलब अपन ये अगर सपोज हम हमेशा बात करते तो why not we can make our institutions very better? जैसे मैं देखता हूँ कि आपका नबीरा महाविद्यालय हमेशा they are organizing very good kind of the workshops, good kind of the activities. So they are just always trying to make a good learning environment, and accordingly or eventually your institutions will be known as one of the best institutions. So like our Anand Niketan College, we are also doing the similar kind of the things. So in that way, we can make good learning environment so that our institutions will get more recognitions. Then again, now let me focus and discuss about the methods of teaching in institutions of higher learning. So अपन मैं अभी and again always you remember here we are discussing about the HEI, institutions of the higher learning, institutions of, है ना? So then here the teacher centered versus learner centered method, and now we have to focus on the learner centered methods, not on the teacher centered methods. Always we have to remember. Then again offline versus online methods, as we know. So now this is what the online method, but again UGC is also promoting the 30% or the 20% syllabus must be accomplished from the Swayam or the Swayam Prabha or the MOOC. So can you tell me the long form of MOOC? Anyone? Yes, quick response, not going through Google. Yes, MOOC. क्वेश्चंस था, क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चंस था. स्वयं का लॉन्ग फॉर्म पूछा है, कोई एग्जाम में स्वयं का भी लॉन्ग फॉर्म पूछा है. यस, मूक का भी लॉन्ग फॉर्म पूछा है. आई विल शो यू दैट पेपर्स. एनीवन कैन राइट इन अ चैट. या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, स्वयं का लॉन्ग फॉर्म. हेमंत गुड. स्वयं का लॉन्ग फॉर्म
यस आई एम वेटिंग, ताकि सबको पता चले। सामने है अपने स्लाइड्स में, लेकिन अपन सामने ना जाते हुए यहाँ पे देखेंगे अपन कि अभी हमें नो लगता है कि आपने को कि ये रिक्वायर्ड है, या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, दैट्स ग्रेट। सो प्लीज रिमेंबर दिस टू लॉन्ग फॉर्म्स। इसको है ना उल्टा करते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, तो गलत है वो, तो इट्स अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। सो इन दैट वे यू मस्ट रिमेंबर। Again, you can see teaching support system. So where we'll discuss about the traditional versus the modern and the ICT based. So now we are talking, or we are just following the hybrid mode of the teaching. So always everybody is trying to follow the hybrid mode of the teaching. Then the evaluation system. उस दिन भी अपन ने कुछ बात किया था. There are only two types of the evaluation. One is the formative, another फॉर्मेटिव, सेकंड समेटिव। समेटिव एंड फॉर्मेटिव मींस साल भरे में कंटिन्यूअस जो भी इवैल्यूएशन करोगे वो फॉर्मेटिव है, एंड एट द एंड जो भी एग्जाम लेते हो दैट विल बी द समेटिव, है ना। तो जैसे अभी एनईपी भी बोल रही है कि देयर मस्ट बी मोर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रादर देन द समेटिव वन। एंड अगेन, एंड दैट इज व्हाट द अगेन मीनिंग ऑफ दैट, एज यू मे बी नोइंग सीबीसीएस और द सीबीएस। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, so that also we'll see. Now let us see like a concept of teaching already we have discussed. So like objective of teaching, you can see the first objective of teaching is imbibe KSAs and values in students. So already I have shared what do you mean by the KSAs: knowledge, skill and attitude, or you can say like attributes, and then along with that the values. Attributes include everything. Then एट्रीब्यूट्स, अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज करूंगा तो एट्रीब्यूट्स मींस आपके सारे चीजें आ जाएगी उसमें, इवन दो वैल्यूज आल्सो कम्स अंडर द एट्रीब्यूट्स। तो दिस इज व्हाट, एंड अगेन मैंने आपको एक उसका उल्टा आजकल एक कंसेप्ट है आस्क, है ना। सो क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग वेयर वी कैन यूज द आस्क। आस्क भी मतलब भी वही है, एटीट्यूड, स्किल एंड द नॉलेज, बट उसका उल्टा करके some people are using this terminology. Then again, teaching से क्या होता है कि change the behavior of students, so that we can do. Then improve learning skills of students, that is what the conditioning we can have. Then shaping behavior and conduct, so that can be occurred or that can be achieved through the training. And then acquisition of knowledge, that is what we call as instructions. And formation of beliefs, that is the indoctrination. So these are the like a basic objectives of the teaching. तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि चार ऑप्शंस दे देंगे, which one is not the objective of teaching or which is the best suitable objective of the teaching. तो ये यहाँ पे जैसे वर्ड दिया है कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, या तो सामने के जो है तो इसके ऊपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. Then again, as we were discussing about the levels of teaching, so you can see, if you see the pyramid, then the first level is a memory level, that is the least thoughtful, that is not acceptable at all in higher education institutions. So then we go for the understanding level, and that is why we are talking much more about different methodologies. Then the reflective level is more expected. अगर कोई स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ा है तो उसके ऊपर उसका एप्लीकेशंस करके वो कोई, अगर सपोज मैं उनको डायोड या ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा हूँ, तो वो डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज करके अगर सपोज कुछ डिवाइस बना रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कैन सी द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द टीचिंग, एंड दैट इज द मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ द टीचिंग, एंड दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड. या तो अगर मैं डायोड या ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा हूँ और अगर वो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को एग्जांपल दिया था पावर सप्लाई का, तो चार्जर को जैसे ओपन करके वो अगर आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि दिस इज डायोड, दिस इज ट्रांजिस्टर, हाउ इट विल बी यूजफुल एंड ऑल लाइक दैट, so that level we can consider as a understanding level of the teaching. But always you remember, in the institutions of the higher learning HEIs, we are expecting for the reflective level. Actually problem क्या होता है ना, अपन बात करते रहते हैं अपने यहाँ के बच्चों को कुछ नहीं आता है इसलिए अपन कुछ नहीं करते हैं. So my dear friends, let me tell you, we are writing this examination at national level. We have to think nationally, we have to think globally, and because of that we have to expect our student must become the scientist, and that is why our teaching methodologies must be, or like the level of the teaching must be like a reflective level. So that may be useful, or this kind of the philosophy or the thought must be useful while solving the
question paper. Any question on this? Any question on this? No question? Can I proceed? Yes, sir. Okay. So friends, another thing is like characteristics of the teacher. So here you can see what are the characteristics of the teacher. So the first thing we can just begin. Oh, sorry. So the first one is you can see the content knowledge. है ना, मैंने पहले बताया अगर knowledge नहीं है तो very difficult to deliver in any of the class. So that is most important. Then teaching skill is also equally important. So then again the context knowledge, the teacher's identity, as we know that I have shared the personality and all like that. The teacher must be learner focused. So we have to think in the perspectives of the learners. Then again pedagogical reasoning skills. Teacher must have the pedagogical reasoning skills. Then theorizing from the practice. अगर कुछ चीजें अगर demonstrate कर रहे या कुछ कर रहे तो from that teacher can conclude or that can be converted to theory. So like brainstorming. So that is again one of the characteristics of the teacher. Then community of the practice and the professionalism and the language proficiency. So these all are the characteristics of the good teacher or one of the ideal teacher. And now we have to judge ourselves. Yeah, we have to judge teacher in the perspective of these all characteristics, not what we are. And that is what expected for the NEET and SET examination. Again, some of the basic requirement of the teaching. So here you can see the basic requirement क्या है? तो हमेशा याद रखिए कि basic requirement of the teaching is teacher and student. ये अगर नहीं है तो teaching हो पाएगी क्या? Student ही नहीं है तो किसको पढ़ाओगे ना तुम? So that is why the basic requirement of teaching is student. And then the another factor is the environmental factor. That matters again. So that also matters है ना. मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ. कहीं मैंने क्वेश्चन देखा था. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे कुछ बुक्स है नेट एंड सेट के. 3-4 बुक्स लिखे थे मैंने. उसमें मैंने बहुत इसके ऊपर एनालाइज किया था. एक क्वेश्चन ऐसा था, एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स क्या कि एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा टीचर है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर है ना कोई माइक पे बाहर मंदिर है और मंदिर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है और बहुत आवाज आ रहा है, नॉइज आ रहा है. तो इज इट पॉसिबल टू हैव अ गुड टीचिंग एंड लर्निंग इन दैट एनवायरनमेंट? होगा क्या? No. नहीं होगा, है ना. देन लाइक दैट अगर सपोज क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत जैसे हमारे चंद्रपुर में टेम्परेचर रहता है 44 डिग्री, 44, 45, 46 इन समर. अगर मुझे बोल दिया कि मई महीने में पढ़ाना है दोपहर के 12 बजे, तो पढ़ा पाऊंगा क्या मैं? स्टूडेंट भी पढ़ पाएंगे क्या? यस और नो? नहीं पढ़ पाएंगे ना, नहीं पढ़ पाएंगे. सो दैट इज व्हाट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो matters while teaching learning process. Then again the another thing is the professionalism. Professionalism भी बहुत मैटर है. जैसा मुझे याद आता है कि मेरे yes हेमंत सर इट्स राइट. तो दैट इज व्हाई मतलब वी हैव टू मॉड्यूलेट द एनवायरनमेंट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू. अगर आपको टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छा करना है, मैंने बताया कि बाहर बहुत हमिंग हो रहा है या ये जैसे भी वैसे ही हमेशा रहता होगा, तो तुमको साउंड प्रूफ रूम बनाने पड़ेगी. तो these are some of the solutions that we can think. Then again professionalism matters a lot. तो प्रोफेशनलिज्म क्या है? एक्सक्यूज मी. प्रोफेशनलिज्म क्या है कि मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है कि यार मुझे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट इक्वली सिलेबस कंप्लीट करते करते मुझे वो बच्चों को समझना भी चाहिए, वो भी मैंने सोचना चाहिए. तो दैट इज व्हाट द प्रोफेशनल. अगर मेरा क्लास सपोज 1 आवर का है, तो 1 आवर में अगर मैं 20 मिनट मैं प्रेजेंटी लेने के लिए लगा रहा हूं, तो डू यू फील दिस इज द गुड प्रोफेशनलिज्म? No. नहीं ना. जैसे मैं आपको एक मेरे लाइफ की टीचर है, मुझे पता है, अभी मैं उनको उसी के लिए याद करता हूँ हमेशा. वो क्लास में आने के बाद 20 से 25 मिनट प्रेजेंटी लेते थे. कल कहा गया था, पापा क्या करते, मम्मी क्या करते. डू यू फील दिस इज द गुड काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म? आंसर इज नो. सो दैट वी हैव टू थिंक. अगर इवन आई एम टेलिंग यू हमारे पास समय नहीं है, तो वी नेवर टेक द अटेंडेंस. क्या करें लेके? मेरा एक सिंपल तरीका है. जिस बच्चों को लगता है मेरे क्लास में बैठना है वो बैठेगा, नहीं बैठना है नहीं बैठेगा. मैंने मेरे लाइफ में 15 साल में कभी प्रेजेंट ही नहीं लिया. सो दैट आल्सो हैपेंस. या कभी मुझे अगर सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना पड़ रहा है, तो मैं वो प्रेजेंटी को वहां पे रोटेट करता था. नथिंग मोर देन दैट.
और बाद में रोटेट करने के बाद में मुझे पता चल जाता था कि एक बार काउंट कर लो 1 मिनट में कि कितने बच्चे हैं, तो पता चल जाता कि 60 में से यहाँ पे 45 है और ये 45 काउंट कर लो तुम, तो बच्चे झूठ बोलते या सही बोलते पता चल जाएगा. So now you can imagine how much time you can save in that. So that kind of the professionalism we have to develop. मतलब अपना काम क्या है वो अपन ने सबसे पहले सोचना जरूरी है. Then another thing is that the teacher-student relationship. तो ये है ना कि that should not be at the cost of student discipline. बहुत बार देखते हैं अपन कि जहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म है तो टीचर इज ट्राइंग टू मेक सम कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गिव यू गुड फीडबैक. तो मेरा तो यही कहना है कि अगर एक आइडियल टीचर हो तुम, तो तुमको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं. अगर तुम अच्छा पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ाने में तुम्हारा नॉवेल्टी है, इनोवेशन है, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको. तो दैट इज व्हाट अगेन एक्सपेक्टेड. द सुटेबल एनवायरमेंट that also matters, that already I have shared, and teacher and student devotion in teaching and learning, that उसके बिना तो कुछ होगा नहीं. Now let us focus on some learners characteristics. तो learners की characteristics देखो, एक क्लास में है तो सबसे पहले अपने को पता है कि in any of the class there must be diversity. होती है, अपने को पता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है. तो लेकिन उनको फिर भी तुमको कैटर करना पड़ेगा. जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स है उनको नहीं समझता होगा, सपोज अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो उनको नहीं समझता इंग्लिश में, तो आपको मराठी में भी पढ़ाना पड़ेगा, हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज ऑलवेज देयर, बट आपको उसको कैटर करने के लिए क्या तरीके यूज करना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा. तो दैट मस्ट बी देयर, बट द टीचर हैज टू प्ले द रोल इन दैट केस. द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, एज वी नो, learner's goal. So every learner has their goal. Some learner has their goal to qualify the exam only. Some learner has goal to qualify to make good career. Some learner has goal to only pass a time. तो ऐसे बहुत अलग अलग स्टूडेंट्स अपने को क्लास में मिलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू सर्व देम, है ना. एक बहुत अच्छा एक पिक्चर है यहाँ पे, शायद मेरे इसमें नहीं है प्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा. एक टीचर पढ़ाते हुए है और वो मतलब there is one fish, there is elephant, and there is one parrot and all, and the teacher is teaching how to climb on a tree. So then you can imagine कि वहां पे अगर कौन अच्छे से क्लाइम कर सकता है. Is this possible for an elephant to climb on a tree? Answer is no, never. So at that moment मतलब depending upon the learner's goal also we have to cater them. Then again digital natives, as we know nowadays how they are utilizing Facebook, WhatsApp, and the multimedia and all like that, and again their prior knowledge. So depending upon their prior knowledge we can focus on teaching and learning. Then again here you can see the learning styles, like a visual learning. So some learners can learn through the pictures, diagrams, and the demonstrations. Some can learn good through the words and sounds. Some can learn through sensory or the external sight, sounds, and physical sensations. Some intuitive, like internal insight and hunches. Inductive and deductive you may be knowing from theory to conclusion, or from conclusion to some demonstration. In that way we are having the inductive and deductive, from facts and observation to infer a principle, and from principle to deduce the application and consequence. Deductive मतलब जैसे सपोज तुम्हारे पास न्यूटन्स लॉज है और न्यूटन्स लॉज को तुम अप्लाई कर रहे हो, है ना. फ्रॉम प्रिंसिपल टू डिड्यूस द एप्लीकेशंस, है ना. सिंपल लॉज में सबको, मुझे पता नहीं कितने फिजिक्स वाले हैं, एवरीबॉडी नोज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. किसी को बुक्की मार के देखो, वो भी तुमको बुक्की मारेगा, है ना. एक सिंपल एग्जांपल है. या तो तुम दीवार को मार के देखो, तुम्हारे हाथ को भी लगना है. तो दिस इज व्हाट यू कैन सी द डिडक्टिव रीजनिंग और द डिडक्टिव काइंड ऑफ द लर्निंग स्टाइल. इंडक्टिव मतलब कि अगर हमेशा तुम दीवार को मार रहे, तुमको भी इंपैक्ट आ रहा है, तुम किसी को मार रहे फिर भी तुमको इंपैक्ट आ रहा है. फ्रॉम दैट न्यूटन माइट हैव डिराइव्ड द लॉज, लाइक थर्ड लॉज ऑफ द मोशन. एप्पल अपने को पता है द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. सब चीजें नीचे पड़ रही है, एक बार एप्पल पड़ रहा है, दूसरे बार आम के ट्री के नीचे गया होगा, वो भी गिर रहा है. तो देन फाइनली ही हैज कंक्लूडेड कि कोई भी चीज ऊपर से आएगी तो नीचे आएगी, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. तो दैट इज व्हाट वी कॉल द इंडक्टिव लर्निंग स्टाइल. तो इस तरीके से आप चीजों को समझिए, देन जो भी आपको क्वेश्चंस रहेगा उसको आप लिख सकते हो. फिर देन एक्टिवली थ्रू फिजिकल एंगेजमेंट और द डिस्कशन
लाइक अभी मैंने जैसा कुछ बहुत सारे, देन रिफ्लेक्टिविटी थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, sequentially like a series of related steps. So some learners are better to learn in a series of related steps. Then again globally, at the large jump or the historically. So these are the different learning styles given by the Felder and Silverman. So from that also there must be some questions, है ना? इसमें से 5 क्वेश्चन तो बनेंगे आपको इस चैप्टर में। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि अगर एक पॉजिटिव आइडियल तरीके से सोचोगे तो 5 के 5 आप सॉल्व कर पाओगे, और 10 क्वेश्चन पेपर करो, अच्छे से करो, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन आपके बराबर रहेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लर्नर। अभी आज के जो भी लर्नर है ना, दे आर द मॉडर्न लर्नर, दे आर नॉट लाइक अस। एंड लाइक अस मतलब हम लोग तो बहुत ही ओल्ड है, आप लोग तो यू कैन कंसिडर, अभी के जो भी पास आउट हो गए तो यू फील योरसेल्फ एज अ मॉडर्न लर्नर, है ना? हम लोग तो मॉडर्न लर्नर नहीं थे। So they are correct. You can see they have the mobility. पता है कि ये क्लास अच्छा नहीं है तो पटाख से कोई मूक का कोर्स देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, एंड दे कैन लर्न इफ दे विश टू। इंथुजियाज्म उनका तब तक बना रहेगा जब तक टीचर उनको मोटिवेट करके रखेगा। देन इम्पेशेंट, दे आर ऑलवेज इम्पेशेंट। मैंने बताया आपको कि वो फटाफट, क्योंकि नाउ द टेक्नोलॉजी इज देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम द मोर इम्पेशेंट ऑल्सो, है ना? समय नहीं उनके पास में, convenience, they are also learning as per their convenience, and because of that you may be knowing like NEP came with which kind of the, you may be knowing about the ABC. Can anyone tell me about ABC? What is ABC? बहुत देर हो गया, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। yes, ABC, yes please। सब सो गए, बंद करके चले गए, मैं भी चला जाता फिर। नहीं सर, पता ही नहीं, नहीं है क्या। NEP पढ़ा है? NEP 2 yes, nobody knows ABC? पता है आपको, लेकिन बस भूल गए थोड़ा सा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सुना होगा कहीं ना कहीं, ओके? एंड यू मे बी नोइंग, मैं आपको जस्ट मॉडर्न लर्नर की बात बता रहा था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा आपको 100%। आप NEP अच्छे से पढ़िए, आपको 2-3 क्वेश्चन रहेंगे NEP के ऊपर, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रहेगी, लेकिन ऐसा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है? मैंने बताया कन्वीनियंस। अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि एक आधा, मतलब उनका क्या है, एज पर NEP 60% मस्ट बी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, तो बचे हुए 40% क्रेडिट ही कैन अर्न फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, है ना? अगेन, और थ्रू MOOC और थ्रू एनी ऑफ द सोर्सेस विच इज जस्ट एनरोल्ड अंडर द ABC। तो दैट इज व्हाट द कन्वीनियंस दे हैव। एंड अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि उगे मुगे सर जो पढ़ा रहे वो पढ़ते जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजेस है। स्टूडेंट्स तभी तुम्हारे क्लास में बैठेगा जब उसको लगेगा कि आपका क्लास उसके लिए यूजफुल है, अदरवाइज दे हैव द कन्वीनियंस एज आई टोल्ड यू अबाउट एज पर द NEP। गॉट इट? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चन? Yes, अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन, और इसके लिए सबको रेडी होना पड़ेगा। टीचिंग प्रोफेशन विल बिकम अ वेरी मच चैलेंजिंग इन कमिंग डेज। आपको शायद स्टोरी में बताता हूँ, जो UAE है ना, UAE या दुबई, ये जो कंट्रीज है, इनके यहाँ क्या होता है, एक टीचर को फिक्स सैलरी है, मतलब जो भी उनके साथ जो भी डिसाइड हो गया होगा, तो वो एक फिक्स सैलरी के बाद में वो टीचर का सब्जेक्ट कितने बच्चे लेंगे, अकॉर्डिंगली दे मस्ट बी गेटिंग द लाइक मतलब एडिशनल अमाउंट, या तब तक उनको नहीं मिलेगा। एक फिक्स सैलरी ले ले भाई, और तू एज अ टीचर है, इंस्टीट्यूशन में रिक्वायरमेंट है एज पर AICTE, एज पर UGC, तो तू टीचर बना रहेगा। तो दैट इज व्हाई दिस टीचर आर ऑलवेज थिंकिंग कि वो मतलब हमेशा परफॉर्मिंग होना जरूरी है। So these days will be coming soon in India also, so be ready for that. Then again, characteristics of the adolescent learner. So if we talk about adolescent learner, है ना, अपने adult learner के साथ डील करेंगे, बट मतलब adolescent के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं है, comparatively क्वेश्चन आ सकता है। So you can see at this stage learners start thinking logically, adolescent age में, and develop the ability to visualize relationship for future outcomes. So you can see, और आप इमेजिन करिए कि अपन तो एडल्ट लर्नर के साथ डील करने वाले हैं, तो दे विल बी मोर
मतलब more professional or the practical. Then adolescence is the time when learners attend the development of imagination and thinking systematically. So they are moving from first stage towards the understanding towards the reflective. These are the some of the academic characteristics of the adolescent learner, where they are always trying for their intellectual developments. So ये मैं PPT share कर दूंगा आपके साथ. These are the social characteristics of the adolescent learner, and these are the emotional characteristics of the adolescent learner. Now this is what the cognitive. So where cognitive, you can remember they are moving more, or they are expecting more towards the knowledge. So knowledge, they are, then the comprehension, then the application of the gain knowledge, then the analysis. They will be trying to synthesize, and then they will be trying to evaluate. So these are the cognitive characteristics of the adolescent learner. And that is why you may be remembering, even though your days or our days, we are trying to judge our teacher. We are trying to evaluate our teacher. Are they doing well or not? So the similar kind of the students will be there in our class. So be ready, and be ready for such type of the answers also. So not like कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचता हूँ, ऐसा नहीं है. जो भी ideal answers है वही सोचना है आपको. So you can see some of the characteristics of the adult learner. So they are always focusing on their need. Now I am talking about adult learner. Adult learner मतलब जिनके साथ अपन deal करने वाले हैं. Learner from higher education institutions. Okay, so dealing with the NET and SET exam. तो सबसे पहला होता है कि they are always coming into the class as per their need. मैंने बताया था नीड क्या होती है. अपने यहाँ के बच्चे है कि 12वीं के बाद क्या करना ये उनको पता नहीं है, इसलिए वो ग्रेजुएशन में आते हैं. दैट इज देयर नीड. बट अगर वही IIT का बच्चा है, या वही अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन का बच्चा है, तो उनकी नीड फोकस होती है कि वो उसके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशंस भी फाइंड आउट करता है. सो दे आर थिंकिंग प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग. They are mostly motivated by subjects relevant to them. I have shared with you. They for the employment as well as the life, and that is why we have to be more focused whenever we are dealing with any of the subject. Then they are always trying to bring some experience, basis for learning, or the including mistakes also, and need to be involved in planning instruction and the planning evaluation. So these are the characteristics of the adult learner. And just you can see now our learners will be, why our learners will be there in our class. And as per that, the teacher has to play the role. Then these are some of the characteristics. Here you can see autonomous and self-directed. They are mostly self-directed. अपने को लगता है कि मैं एज अ टीचर उनको बहुत बता रहा हूँ, वो अपना कोई सुनते नहीं ज्यादा, वो सिर्फ स्कूल के बच्चे सुनते हैं, है ना. वो टीचर के बहुत बड़े फैन होते हैं, अपने बच्चे अपने कोई फैन नहीं होते. दे आर बिकॉज they are autonomous and self-directed. So that is what the difference in between the children or the adolescent and adult. Then again, you can have a lifetime of experience. Maybe experiences that they always, then they use hands-on problem-solving approach to learning. So that is why they are more focused towards the practical. Wants to apply new knowledge and skills immediately. They need to be shown respect. है ना, जितना अपन चाहते कि अपना उन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर अपन उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो वो भी अपना रिस्पेक्ट नहीं करते. Their academic characteristics is, you can see they are goal oriented. They are always goal oriented. So because of certain goal, they are coming to classes. Okay. So then again, the relevancy oriented. इसके अलावा वो क्लास में नहीं आएंगे. तो accordingly, you must write your answer. Then the emotional. So this is what the comparison in between the adolescent and adult learners. So you can just read this, or you will be getting. Then factors affecting teaching. Now you can see factors affecting teaching. So teaching style, you can see the career stage factors that matters a lot. अगर एक आधा बंदा 40 साल 45 साल तक अगर करियर में satisfied या settled नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. तो इसलिए मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे कि जितना जल्दी हो सके आने वाली नेट सेट क्वालिफाई करिए, अपना रास्ता ढूंढिए, है ना. तो दैट इज द बेस्ट वन. नहीं तो यही करते जा रहे हैं कि नेट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, नेट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ. ये अभी पुराना जमाना हो गया है. हम लोग जब 2006-07 में पढ़ते थे, तो ये बोले तो IAS करने जैसा लगता था नेट सेट पास करना है. नहीं,
अभी तो पता है आप लोगों को कि है ना, एवरी अल्टरनेटिव पर्सन इज क्वालिफाइंग द एग्जाम, सो यू ऑल्सो बी देयर, है ना। अल्टरनेटिव में आप सारे 50-60 जो भी हो सारे क्वालिफाई कर लीजिए, खत्म करिए जर्नी, देन यू कैन थिंक फॉर समथिंग एल्स. So this you can see the exploration, then you can explore more, you can have the commitment, diversification, serenity and the conservatism. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. Institutional factor, where you can see the school or like a college culture and the climate. Then the professional factors are there. Then the personal factors, as we know, the learning style, apprenticeship, living theories about the teaching and learning. Knowledge factors you can see, and some curriculum factors are there. So these are the factors affecting related to teacher. So you have to be more focused on this and you have to give the appropriate answers. Then again, factors affecting good teaching. सबसे पहले planning is really important. अगर planning नहीं है तो तुम्हारा 1 घंटे का क्लास बहुत अच्छा नहीं होगा. Involvement of the students, that matters a lot. Environment of the classroom, है ना, वो अगर appropriate नहीं है तो बड़ा difficult है. और qualification, skill and experience, and that is why we are always thinking कि अगर experienced teacher है तो he can perform in a very better manner. These are some of the factors affecting teaching related to learner, how the factors are like that. So where we can think about subject matter, context, then the classroom situation, that also matters. Then factors affecting teaching related to supporting support materials means आप पढ़ाने के लिए ICT यूज कर रहे हो, books यूज कर रहे हो कि क्या कर रहे हो. And again another thing is related to instructional facilities means like teachers personality, learning strategy, standard and assessment, है ना, तो counseling and advising, learning methodology, curriculum, teaching aids. So these all are the factors affecting teaching related to instructional facilities. So these are some of the things like academic support and then these all. And now let's focus the methods of teaching in institutions of higher learning. इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बहुत पक्का ही रहता है, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड. तो अभी जो भी मेथड्स होनी चाहिए वो दैट मस्ट बी लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नहीं चाहिए. टीचर सेंटर्ड यू कैन सी द लेक्चर्स, टीम टीचिंग, टीवी और द वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सब आउटडेटेड हो गया है, ये कोई पूछेगा नहीं आपको. स्टूडेंट सेंटर यू कैन सी ट्यूटोरियल्स. तो आपको आई एम टेलिंग यू इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग what they are doing, they are using some tools, है ना, जैसे even though like you may be knowing Google Classroom या ऐसे बहुत सारे tools है they are using. and इसके साथ में वो क्या करते हैं, कुछ असाइनमेंट या जो भी पढ़ा रहे हैं वो पहले दिन बच्चों को दे देते हैं और आने के बाद में then they are asking the questions based on that. So this is what the advanced method of teaching and learning you can also follow. Assignments, so like that. Then the project work, they are giving some project, they are expecting some answers, case study. Then program instructions, computer assisted learning, interactive video, open learning, है ना, presentation system of the instruction and heuristic method. तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे. So friends, ये तो ठीक है, मतलब this is what the student centered, and now we have to be focus more on the mixed methods जो अपन करना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन है, सेमिनार है, पैनल डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग. मैंने कल उसको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग बताया था. केस स्टडी है, रोल प्ले है, सिमुलेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है. तो बट आउट ऑफ दैट यू हैव टू थिंक कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. डायरेक्टिव वीडियो है, ओपन लर्निंग है. This is what the methods of teaching in institutions of higher learning, offline versus online, everybody knows. Nowadays we are using both. And then these are the attributes of the open pedagogy. I just told you about the pedagogy. You can see the pedagogy is what? This is suitable for the students up to 18 years or maximum first or second year of the UG. तो ज़्यादा pedagogy काम नहीं करती है. So now that is why we have to shift towards the, you can see here, andragogy. Andragogy मतलब you can see here suitable for the adult learners, senior UG, PG and PhD and postdoc, best for executives and functionaries. You can see here pedagogy मतलब जैसे शिक्षा शास्त्र जैसा किसी ने बताया था कि the science of teaching. But now we have to go beyond that, and that is why we have to follow the andragogy. Andragogy मतलब देखो, instruction for adult focuses more on process and less on content. Case studies, role playing, simulations are most useful while doing the andragogy, and instructors adopt a role of facilitator or the resource person. So that is what the andragogy. But heterogogy is more rather than the andragogy. Heterogogy में क्या है कि मुझे क्या पढ़ना है. अगर मुझे लगता है, now you can see here, मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए मुझे भी पाइथन पढ़ना जरूरी है, तो मैं पाइथन नहीं पढ़ूंगा.
because you can see the suitable for learners of any age who wants to explore on their own and have access to knowledge and connectivity. जिसे मुझे बीच में लगता था कि आई वांट टू बिकम द ट्रेनर, मैं ट्रेनर तो था लेकिन मुझे अच्छा ट्रेनिंग, तो मैं आई डिड वन कोर्स फ्रॉम द IIT रुड़की. I did 7th post graduation from Indian Society for Training and Development recently. तो that is what हेटागोगी. मुझे किसी ने बताया क्या, मैंने वो कोई नौकरी मिलाने के लिए पढ़ाया क्या? आंसर इज नो. तो what we are following the हेटागोगी. हेटागोगी मतलब मुझे लगता है कि इसकी मेरे को जरूरत है तो मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा. तो दिस इज व्हाट द हेटागोगी. So now I hope you may be knowing, or you you are getting the difference between the andragogy, heterogogy and the pedagogy. Got it? Or do you need more explanation on these? इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा आपके इसमें. ओके सर. ओके. तो जिसके बारे में बात कर रहा था स्वयं, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अभी ये पार्ट बना दिया है एज पर द NEP. तो दैट इज व्हाई यू मस्ट बी लाइक स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड. जो मैंने बताया था, सिर्फ लॉन्ग फॉर्म होने से पता नहीं काम नहीं होगा. Now you should know about means which are the national coordinators. So you can see there are 9 national coordinators with Swayam. The first one is AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, IIM, Bangalore, NCERT, NIOS, National Institute of Open Schooling, NIT, TR, National Institute of Teachers Training, like Technical Teachers Training and Research, then NPTEL, UGC. So these are the national coordinators with the Swayam. Then you can see the benefits of Swayam. As we know, now they have huge number of the courses, and according to our need, we can select the course and we can proceed. And learning is free. If we want to write the exam and want to score some credit, then we have to pay for the exam only. So that is what the some more thing about the Swayam. Now you can just explore. I hope कितने लोगों ने स्वयं से कोर्सेज किए हैं यहाँ पे? कितने लोगों ने किए हैं स्वयं और ना कोर्सेज? Just write me अगर किसी ने किया होगा तो. Okay, one. Very good. How's your experience? More, Kailash. You can share your experience. Was it good? Okay, he said nice. Yeah. So, and क्यों किया होगा? Because of the heterogogy, not because of the pedagogy, not because of the andragogy. Because he feels, or like me feels, कि मुझे एक पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा. So this is what the Swayam. Then Swayam Prabha is like again the channel, channel for learning. So that also like the total 32 channels are there. Now you can see, you can check it out whether some more channels are added or not. MOOC already we had a discussion on that, like a massive open online courses, and here you can see where there is open content, free of charge, affordable, real time interaction. है ना. तो उनका फोरम भी होते हैं, फोरम में आप डिस्कशन कर सकते हो, पूछ सकते हो. आपके जो भी कलीग है, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस. ओपन रजिस्ट्रेशन इज देयर, लोकल कोहोर्ट्स आर देयर. What is massive, you can see like a number of students can join for any course. Self-paced hai, start and dates, and so everything is there, whatever you wish, and that is why it is called as an open online. Then again, teaching support system, as we know, some of the traditional जहाँ पे textbook, lectures, individuals written assignments और इसके ऊपर focus होता था. Then like these are the advantages and disadvantages of this teaching traditional. This is the tools like Blackboard, Map, Atlas, Globe, Chart, Textbook and dictionary, ये सब use किया जाता था. Now you can see a modern and ICT base जो कि अपन use कर रहे हैं. Even though है ना, flipped classroom. Flipped classroom is more powerful technique nowadays. है ना. तो जैसे Google Scholar में कुछ चीजें share कर दिया, and again teachers is asking to give the responses for that. So this is what like flipped classroom. Then design thinking and creative ideas. Again, I can speak like for 1 or 2 hours on design thinking. There are certain stages like ideation and all like that. So we can have that. Mind map. So this is again the learning tools. So that also we can follow. Then as we know, teaching support system. So like free online learning tools.
यूट्यूब, स्वयं तो मुझे एक जन मिला था. डू यू नो अबाउट EDX, Coursera, then like virtual reality, you can focus this. These are again the MOOC, so they are best. Even though LinkedIn Learning is also there, so LinkedIn is there, so they have the very good courses and it's free. So you can follow this. Then NPTEL, Swayam, Udemy. Then these are some of the advantages and disadvantages everyone knows, because everyone just passed from the COVID. लेकिन आपने को जो लगते है वो मत लिखो, जो आइडियली है वही आंसर लिखना पेपर में. इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑलरेडी वी आर डिस्कशन ऑन दिस, कि क्या क्या होते हैं. यू कैन सी दीज आर द फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज आल्सो देयर. डायग्नोस्टिक मतलब जो डॉक्टर करता है ना, डायग्नोसिस करके उसका ट्रीट करना. नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, अगर कुछ नॉर्म के अगेंस्ट में आप अगर असेस कर रहे हो तो दैट इज व्हाट, लाइक जैसा है ना परसेंटाइल जो रहता है, दैट इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट. क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट मतलब कितना क्राइटेरिया पासिंग के लिए या एक्सलेंट गुड के लिए रहता है. दिस इज व्हाट लाइक अ क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट. So formative already we had discussed, summative, diagnostic. And then you can see this. Everyone knows like CBCS, credit choice-based credit system. Then the CBT and then all like that. So teacher's role you can see here. Okay, teacher had several roles, but मैंने जो भी बोला था आपको, you can see this is the role which I feel more important in today's context. So this is a teacher's role. Then again, the Gardner's theory of multiple intelligence. So please focus on this theory and try to read carefully so that you will be able to understand what exactly the teaching and learning system is there. And then again, you may be knowing how the learners are. Some learners are having the verbal linguistic intelligence, some having the mathematical logical, some having the musical, then the visual spatial and all like that. So आप पढ़ सकते हो. And one of the most important thing is Bloom's taxonomy, है ना. तो ये आपको, even though nowadays some of the good institutions are giving instruction while setting their paper, कि कुछ क्वेश्चंस आपको रिमेम्बर के बेस पे सेट करना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग के, कुछ अप्लाई पे, कुछ एनालाइज, कुछ इवैल्यूएट एंड कुछ क्रिएट. तो दे as per this kind of the Bloom's taxonomy, they are having the method of assessment. So you can see here, these are the 6 levels of the Bloom's taxonomy, and these are some of the like MCQs. I will be taking 1 or 2 and then we can wind up. So which of the following does not belong to projected aid? You know, so you can see overhead projector, EPDA scope, slide projector, blackboard. Which one is? Which do not, है ना, यहाँ पे मैंने not को focus किया, ये हमेशा देख लेना. So answer is blackboard. सबको ही दिख रहा है उसमें. For a teacher, which of the following method would be correct for writing on the blackboard? So you can see. Can you tell me which one is the answer for this? Question number 2. Question number 2 के लिए which one is the answer? 1 का तो मैंने बता दिया. Yes. Yes, write in the chart fast. Okay. Okay, B. Or rest are sleeping, or they have just joined as sir asked you to join. Very good. So इतने सारे आंसर आने चाहिए. D. Very good. D. Yes. Writing the important points clearly and as possible. Yeah. The answer is D basically. So clearly, but देखो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर B भी लिखा. So now they have to analyze where they made the mistake. Please do it. For that, just I have asked you. Now you can see a teacher. Please mute करो. Please mute कर लो. किसने on ये किया, mute किया है. Thank you. A teacher can be successful if he or she. So give the best answer. Yes. So question number 3. Answer for question number 3. Okay. Again, any more answers? Okay, so that's true, because already we have shared about the KSS and the values. And here you can see values means like we have to think about the better citizens. So this is what answer is. Now here, dynamic approach to teaching means. Last, question number 4. Answer for question number 4.
Answer is D. The students should be required to learn through activities. Yes. Thank you. So in that way, we have to think more on the questions and how the answers would be. So here, some of the questions are there on teaching aids, like teaching and all like that. So again, this question is more famous, micro teaching. So micro teaching कहाँ use होता है हमेशा? Can anyone tell me कितने लोगों ने B.Ed किया है यहाँ पे? Teacher training में sir. टीचर्स ट्रेनिंग, डेवलपिंग द टीचिंग स्किल. तो जिन्होंने B.Ed किया है उनको पता है, बट जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता होता है. So the answer is B. The first important step in teaching is knowing the background of the students, planning beforehand, organizing material to be taught. None of this. Yes. B. B. Okay. Again, any more answers? None of this. None of this. None of these. Okay. Now let me tell you, the correct answer is this one, knowing the background of the students. अगर आपको ये बैकग्राउंड इन द सेंस, मैं सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक की बात नहीं करूंगा. समटाइम अगर मुझे पता नहीं है कि मेरे सामने अगर सब आप मुझे पता है सब आप लोग पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कई टीचर्स हो, तो उनके लिए मुझे किस तरीके से पढ़ाना है ना. तो अपन हमेशा, मैंने यही बताया कि अपन क्या सोचते ना कि मैं अगर सपोज BA BCom BSc के फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या जानना है उनका बैकग्राउंड. गॉट इट द मीनिंग. तो आपको आइडियली सोचना है आप, क्योंकि HEIs कोई भी हो सकता है. गॉट इट. एंड दैट इज व्हाई दिस मस्ट बी देयर. अगर हम लोग कभी भी ट्रेनिंग लेते हैं तो हम लोग पहले उनका शीट मांगते हैं कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस कितना है, so that accordingly we can prepare our instructions. So that is what you must learn from this question. Interaction inside the classroom should generate Ideas. very good. That is what as you may be knowing about the brainstorming, है ना. तो कब generate कर सकते हो? Brainstorming is good technique to generate the ideas. Answer is right. So this is what like you can see, the university teacher should normally concentrate on research, guidance, teaching, all of the above. All of the above. All of them, है ना? That is what the role of university teacher. That's true. So in that way you can think, and I hope now you learn what to answers. जहाँ पे अगर आपको लगता है कहीं है ना कि कहीं आपको आंसर्स कहीं, here you can see a good teacher must be. A good teacher must be. This question. B answer. D. B. I got some. Yeah, resourceful and participative. That's true. Here also, which one of the following is the best method of teaching? Demonstration method. Demonstration. C. Demonstration method. Out of these all, we can see the demonstration is more superior as compared to the previous one. So that is the answer. So friends, this is what, here you can see a very good question. Which one of the following is a scaled down teaching situation? Macro. माइक्रो टीचिंग. स्केल डाउन. माइक्रो टीचिंग में स्केल डाउन करते हैं ना. अगर आपको 5 मिनट देते हैं तो 5 मिनट में किस तरीके से बोर्ड लिखना है, किस तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, वो स्केल डाउन है ना. आपको घंटा भर देते हैं क्या पढ़ाने के लिए माइक्रो टीचिंग में? No sir, 5 minutes. only. कितने लोगों ने B.Ed किया है उनको पता होगा. Yes, 5 sir. मिनट देते हैं ना. 5 Yes, मिनट sir. 10 मिनट. Yes, sir. This is a 5 scale down. Micro is scale down, macro is scale up. So here you can see these are the questions from examinations, previous examination. And here there is a happy end of unit number 1. So thank you all for your patience listening and giving me an opportunity to share my somewhat or the little bit experience with all knowledgeous participants. Thank you. Thank you everyone. Any questions? सर एक्चुअली आपने कहा Yes, sir. था Yes, sir. क्वेश्चन पेपर्स की लिंक भेजेंगे, बट वो आपको नहीं क्यों नहीं दूंगा? दिए थे. मैंने नहीं भेजा तो आपको क्यों नहीं दूंगा? कितने तो भी है, सेट एग्जाम लिखो तो आपको कितने तो भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, है ना. टीचर तो ऐसा बहुत चीजें बोल के चले जाएंगे ना. तो आपको एक है ना, सेट एग्जाम जस्ट लिखो गूगल में तो आपको सारे मिल जाएंगे. आप करिए. मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. जस्ट मिनट. अगर मैं टैब से बाहर जा पा रहा हूँ तो आई विल शेयर दैट लिंक. किसी के Sir, लिए? one question, sir. हाँ एक क्वेश्चन पूछना है सर. हाँ, पूछो बिल्कुल.
सर एक्चुअली सर मेरा सर पिछली बार 3 मार्क्स से सेट एग्जाम रह गया था सर, और कितने अभी मार्क्स अभी है? सर मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। हाँ हाँ, 3 मार्क्स से सर, ओके ओके 3 नंबर से सर एक्चुअली। हाँ हाँ, और अभी भी सर, अभी मैंने सर कल जस्ट पेट का पेपर दिया सर, बीएड का पेपर कल देके मैं अभी रेडी हूँ सर सेट के लिए। अभी 26 को मेरा सेट का पेपर है, यस राइट। यस। तो सर मैं अभी फिलहाल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ सर, मैं इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो करके सर मैं मुझे सर पेपर निकालना है। इट इज पॉसिबल सर? हाँ कर सकते हो डेफिनेटली, हम लोग भी तो जॉब करते करते ही पास किए ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस मैंने हाँ, और बताया मेरा ना बीएड आप। हुआ है सर, तो मुझे बीएड ठीक मेरा है। बीएड हुआ है सर, तो देखिए मुझे मैं थोड़ा सा आपको बताता प्रीवियस हूँ ना, नॉलेज है। थोड़ा सा बीएड से है ना, थोड़ा नेक्स्ट लेवल सोच के क्वेश्चन का आंसर लिखना। हाँ, एक ही सजेशन दूंगा मैं यहाँ पे कि बीएड से थोड़ा नेक्स्ट लेवल सोच के क्वेश्चन का आंसर लिखना, नेक्स्ट लेवल है ना? का। और समझ में सर आ मेरा गया? सर एक प्रॉब्लम है सर, जो कल भी। हाँ, हाँ बोलो हाँ बोलो। सर बोलिए ना। सर मेरा एक सबसे मेन प्रॉब्लम है, वो कल भी मुझे वहाँ पे बीएड के पेपर में जाना ये हुआ सर कि 120 मार्क्स, 120 2 घंटे का पेपर था सर, तो उसमें टाइम नहीं मिला सर, मतलब 200 क्वेश्चन सॉल्व करना था। और वो वही प्रॉब्लम सर सेट में नहीं आना चाहिए सर, तो इसके लिए क्या करूंगा सर? मतलब उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग। आपको सेट में देखो एक ही चीज है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आ गया तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। इतना एक्यूरेसी अगर है कोई भी कॉम्पिटिटिव यस एग्जाम सर, में तो ही अपन पास कर सकते हैं। और इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यस होना सर, यस सर, जरूरी यस है। सर। ज्यादा से ज्यादा बस प्रैक्टिस होना जरूरी हम्म, है कि क्वेश्चन देख के सेकंड थॉट के लिए मेरे पास समय नहीं रहना चाहिए। तो दैट इज व्हाट लाइक यस सर, यस सर, यस गिव सर, एट दिस मोमेंट, है ना? यस सर। हाँ सर, मैंने यस अभी, सर, यस सर, ये मेरा सर 5वां पेपर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी है ना हाँ लिंक सर, दे दिया है क्वेश्चन पेपर्स की, और वही लिंक पे आपको उसके कीज भी यस सर, मिलेंगे, सो प्लीज फाइंड इट आउट। डोंट जी वेट सर। कि टीचर, यस मैं अगेन वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, मैं मेरे क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसे ही बता के जाता हूँ, जिनको करना है वो करते रहेंगे, सर, है ना? तो दैट्स यस व्हाट सर, आई एम फाइंडिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट्स आल्सो। तो सॉरी अगर मैंने आपको फॉल्स कमिटमेंट दे दिया, तो बट दिस इज माय स्टाइल, है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम ढूंढोगे ना तो तुमको ज्यादा चीजें मिलेगी, इंस्टेड ऑफ जरूर। गिविंग, है ना? वो क्या बोलते हैं ना, खाना नहीं देना, खाना कैसे मिलाना, वो देना, वो पढ़ाना इज द वर्क ऑफ टीचर और द जॉब ऑफ टीचर, है ना? राइट मैंने सर। दे दिया, लिंक दे दिया, वहीं पे आपके ये भी है, आंसर की कीज भी है, सो यू कैन फॉलो दिस। अगेन एनी क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो क्या उसके वजह से हमारी जो रीजन फाइंडिंग एबिलिटी है वो कम होती है? क्योंकि हम ऐसे टॉपिक पे फोकस करते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो उस पर फोकस करते हैं, नहीं है तो स्किप कर देते हैं, अगर इस टॉपिक को नहीं पूछते तो स्किप कर देते हैं, उसकी स्टडी करती है, तो पूरा हाँ डिटेल्स में नहीं जाते। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, लेकिन मैं सबको यही बोलूंगा कि अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हो ना, तो बी और एग्जाम ही नहीं, यहाँ पे नॉलेज गेन करने की कोशिश मत करिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब तुम्हारी फाइनल एग्जाम है तो उस वक्त नोट्स ही पढ़ना चाहिए, अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा है तो। तब अगर तुम रेफरेंस बुक पढ़ना चाहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। और अगर तुम पूरा साल यूटिलाइज करते हो कि बहुत ही डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, तो फिर देन यू ऑलवेज रीड द रेफरेंस बुक्स एंड देन यू कैन गो फॉर द एग्जाम। तो वो सबसे बेस्ट वे है। बट अगर अपने पास तो बेस्ट वे तो अपन खो चुके हैं ना, तो अभी अपने पास तो नेक्स्ट जो वे है वही बचा हुआ है, उसको ही काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आई होप यू एग्री विथ मी, या सर। है ना? बस वही है, वही फंडामेंटल्स है लाइफ में। ओके सर। यस अगेन, सर। सर इसके लिए सर बेस्ट बुक्स अभी जो 20 डेज है मेरे पास में, हाँ इसके लिए 20 डेज में सर बेस्ट बुक कौन सी पढ़ना पड़ेगा सर देखो, पेपर 1 के लिए? कोई बुक मत केमिस्ट्री की पढ़ो। भी नहीं सर? नहीं नहीं, पेपर वन के लिए मैं बताता हूँ, कोई बुक मत पढ़ो, 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर डालो बस, और वो क्वेश्चंस के आंसर इंटरनेट से ढूंढ के कर लो। तो इंटरनेट में वो सिर्फ क्वेश्चन का 10 आंसर नहीं, क्वेश्चन, उसके आजू बाजू में जो भी चीज मिलेंगी वो कर लो। मेरा भी बुक है, बट मैं आई एम नॉट 10 सजेस्टिंग। क्वेश्चन पेपर। हाँ 10 क्वेश्चन पेपर करिए मिनिमम। मेरे भी खुद के बुक्स है, अगर आप गूगल में ओके। जाओगे ना, नीलेश उगम के बुक्स लिखो तो यू विल बी गेटिंग माई बुक्स ऑल्सो। तो बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो बुक पढ़िए करके, है ना? समय समय के हिसाब से काम करना पड़ेगा अभी। अगेन एनी मोर क्वेश्चन? I think we can stop here. So thank you, Nilesh sir, for giving me an opportunity to share my ideas. Thank you.
Thank you, sir. I learned lot of things from Nilesh sir in my life. The sir is my Oh. senior and the guru who taught me since my college days. सर तो थैंक यू सो मच सर. आज मैं जो भी हूँ वो बिकॉज ऑफ सर हूँ. अरे अरे नहीं सर, तो थैक यू सो मच सर. हम सर लोग कल कर रहेगा पाएंगे. कि आज? कल ले सकते हैं ना अपन. कल क्या सैटरडे है ना? हाँ हाँ कल सैटरडे संडे ले लेंगे. सैटरडे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं जस्ट आपको एक कंफर्म कर दूंगा 5 बजे. चलेगा? ग्रुप में डाल दूंगा. अच्छा अच्छा अच्छा. तो है कल पूरा एंड कर देते सर फिर, है ना? कल ही खत्म करना है क्या अपने को सारे टॉपिक? हाँ ओके, कल अपने को सीरीज खत्म करना है क्या? अपना 4 तक था सर. ओके ओके ओके. तो ठीक है ना, ठीक है सर ना. संडे को भी ले लो ना सर. सर संडे को भी ले लो ना सर. संडे मैं सोच रहा था कि मैं सारे चैप्टर पढ़ा दूं. तो मैंने तो यहाँ पे भी 2 चैप्टर पढ़ाना हो गए हम दोनों मिला के. ठीक है ना, चलेगा ना सर, फिर संडे को भी ले सकते हैं. लेकिन अभी देखता हूँ कि फैमिली प्रायोरिटीज क्या है. उसके हिसाब से मैं डालता हूँ ना ग्रुप में.